सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, ज़ाहिर दुनिया भर में कोरोना के बार जारी हैं। सूरत हाल कदरे बेहतर तो हो रही है, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान में भी जो कोरोना से मुतासरा मरीज़ हैं उनकी तादाद भी बढ़ रही है, हलाकतें भी बढ़ रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर कल भी हमने देखा कि ऐवान जो है वहाँ पर बहस तो ना हो सकी। आज भी जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो कोरोना के बजाय दीगर सियासी उमूर पर और एक दूसरे पर तनकीद, 18वीं तरमीम, लॉकडाउन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इस तमाम तर मौज़ूआत पर बहस हुई। और यही अलमिया है कि हमारे सियासतदान जब इस ऐवान में जाते हैं जो कि मुक़द्दस ऐवान है, जहाँ पर आपने आवाम की फलाह बहबूद के फ़ैसले करने हैं, तो वहाँ पर ये सब कुछ तो नहीं होता। अलबत्ता एक दूसरे पर तनकीद ज़रूर होती है, एक दूसरे पर सियासत ज़रूर होती है और ये बताया जाता है किसके क्या इख्तियारात हैं, किसने कौन से इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं और कौन से नहीं। कल भी हमने देखा यही और आज भी हमने यही देखा। खैर आज जिस खबर से मैं आगाज़ करना चाह रही हूँ वो है इंक्वायरी कमीशन की। और आज वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार शुगर इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हुए। उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। वाजिद ज़िया की सरबराही में इस कमीशन ने ज़ाहिर इंक्वायरी करनी है। कल असद उमर पेश हुए थे, आज वज़ीर आला पंजाब पेश हुए। और ज़ाहिर जो तमाम से सब्सिडी दी गई है और जो सब्सिडी बताया गया कि सब्सिडी पहले मंजूरी दी गई और बाद में काबीना से इसकी मंजूरी ली गई, उसी का पस मंज़र आज वज़ीर आला ने बताया इस कमीशन को। और अब ये तहकीकात मज़ीद करेगा। क्या होगा, क्या ये जो कमीशन है ये कितनी बेहतर तहकीकात करने में कामयाब हो सकेगा? कहीं ऐसा तो नहीं जो बातें की जा रही हैं, जो तज़्ज़िये पेश किए जा रहे हैं कि कहीं FIA दूसरा नैब ना बन जाए और वाकई ये तहकीकात जो हैं ये शफाफ भी हों और जो लोग हैं जिन्होंने इस पर सब्सिडी ली है और दी है वो ज़ाहिर वो भी जो हैं उनको सज़ा भी हो और ताकि ये ट्रेंड सेट हो। ज़ाहिर इमरान खान ने, वज़ीर आज़म ने इसका वादा भी किया है और उन्होंने ये कहा भी है कि हम कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। तो अवाम मुंतज़िर है, अब इमरान खान को अपना वादा भी पूरा करना होगा। खैर आज की जो अंदरूनी कहानी है ज़रा पहले वो जानने की कोशिश करेंगे, फिर डिस्कशन का मैं आगाज़ करूँगी। सुधीर चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद। सुधीर, क्या अंदरूनी कहानी है आज जब वज़ीर पंजाब पेश हुए इंक्वायरी कमीशन के सामने वाजिद ज़िया की सरबराही में, तो क्या कहा उन्होंने, क्या पस मंज़र बताया उन्होंने सब्सिडी देने के हवाले से? कैसे दी थी उन्होंने सब्सिडी? पहले मंजूरी नहीं ली थी, बाद में मंजूरी ली, क्या कहानी बताई उन्होंने? जी बिल्कुल सुमैया, मैं आपको आपके प्रोग्राम में बोल न्यूज़ हम ये इंकशाफ कर रहे हैं कि ये इंक्वायरी कमीशन जो है 15 मई को अपनी रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान को पेश कर देगा। ये हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ है। दूसरा ये बताऊँ कि वज़ीर आला पंजाब में जो आज इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हुए, जो कि वाजिद ज़िया FIA है, उनके सामने पेश हुए, उनसे दो मेन सवाल किए गए। सबसे पहला था कि चीनी की सब्सिडी जो है वो पंजाब हुकूमत ने दी या नहीं दी, अगर दी तो किसने दी, जिस पर सरदार उस्मान बुज़दार ने इस सब्सिडी को सपोर्ट किया, लेकिन उसने एक पिछली हुकूमत के ऊपर डाल दिया। अच्छा, ये सब्सिडी हमारे से पहली हुकूमत देखी गई है, लेकिन इस सब्सिडी के हवाले से एक कमेटी बनी थी 2018 में। उस कमेटी को उसके किस बात में ये शामिल था कि वो शुगर मिलों को रेगुलराइज करेंगे, शुगर मिलों को कहेंगे वो क्रशिंग स्टार्ट करें, क्योंकि शुगर मिलें बंद पड़ी थी, किसानों का गन्ना खेतों में पड़ा हुआ था। तो ये कमेटी इसलिए बनाई गई, लेकिन इस कमेटी ने इस अपने 3 आर्ट में सब्सिडी को भी रेगुलराइज कर दिया और उसी कमेटी ने अपनी उसी 3 आर्ट में, जो कि दिसंबर 2018 में उसकी 7वीं जो है वो इजलास था, उसमें गन्ने की खरीदारी में कटौती जारी करार दे दिया। अच्छा। जो शुगर केन एक्ट में मौजूद नहीं था और उसकी ये खिलाफवर्जी की। उस कमेटी में आज के वजीर सनत जो है मियां अरसन इकबाल भी शामिल थे, वजीर आकाशी मौसम लुगारी भी शामिल थे और उसको हेड कर रहे थे साबिक सूबाई वजीर खुराक समीला चौधरी। ये हम अपनी न्यूज में बता भी चुके हैं और इस हवाले से रिएक्शन नहीं हुआ। वजीर पंजाब ने आज ये FIA को बता दिया, उनसे सवाल किया गया कि सब्सिडी क्यों दी गई। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं दी, इसकी सिफारिश इसी कमेटी ने दी थी, जो कि 2018 में बनी थी और ये सूबाई कैबिनेट कमेटी के मेंबरान पर मुश्तमिल थी। और उस कमेटी को जो सिफारिश की थी वो साबिक केम कमिश्नर वाजिद अली शाह ने की थी, जो इस वक्त डायरेक्टर फूड पंजाब है। और इसी के दौर में 2 मेजर जो है वो क्राइसिस रहे, एक शुगर का क्राइसिस आया जो कि इस इनके केम कमिश्नर के होते हुए आया, और दूसरा जो है वो आटे का बहरान आया। उस वक्त भी इनके पास जाके एक वो डायरेक्टर फूड पंजाब थे और
केम कमिश्नर पंजाब थे और उसके बाद उनको केम कमिश्नर से ओहदे से तो हटा दिया गया, लेकिन अभी भी वो डायरेक्टर फूड पंजाब है। इस कमेटी की तमाम तर सिफारिशात जो है उसमें हाथ जो है वो मिलते। आज वाजिब अली शाह की वजह से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को FIA के सामने पेश होना पड़ा और दूसरा वहाँ पे प्रोटेक्ट भी करना पड़ा अपने इस सेक्ट को। तीसरा, इस कमेटी ने ही जो कहा था कि आधी जो सब्सिडी के पैसे हैं वो पंजाब देगा और आधे वफाक देगा। जब उनसे सवाल किया गया कि सब्सिडी देने की जरूरत क्या थी, तो उन्होंने कहा कि जो पैसे थे जो किसानों के वेलफेयर के लिए ये किया गया। अच्छा, जो समरी FIA को पेश की गई है, अच्छा, उसमें लिखा गया कि किसान। बिल्कुल सही। ज़ाहिर है ये पूरी कहानी है जो आपने सुनाई है हमें सुधीर चौधरी, बहुत शुक्रिया। जब 15 मई की बात की जा रही है कि वज़ीर आज़म को इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी, उसके बाद क्या होगा कहानी थोड़ी सी मैं भी आपको सुना देती हूँ। ज़ाहिर है ECC की मीटिंग्स में ये फैसले हुए और समीउल्लाह चौधरी की बात की जा रही है कि उन्होंने सूरत हाल पर वफाकी काबीना को, वज़ीर पंजाब को जो है वो ब्रीफिंग भी दी। उसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि फ़ैसला हुआ, लेकिन ज़राई कहते हैं कि पहले सब्सिडी दी गई और उसके बाद काबीना को जो है काबीना से इसकी मंजूरी ली गई। तो अब यही तो असल मामला है जिसकी तहकीकात होनी है और उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन है असल मुजरिम जिस सब्सिडी देने की मंजूरी दी थी। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें शौकत बसर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया। और गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो हेड इस्लामाबाद। मुर्तज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया। शौकत बसर साहब, बड़ी अच्छी बात है, चलें पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन चलें एक ट्रेंड तो सेट हुआ कि एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया अपने ही लोगों के खिलाफ कि यहाँ पे इंक्वायरी हो रही है। लेकिन सवाल वही उठ रहा है कि आज FIA इंक्वायरी कर रहा है, कमीशन बन चुका है, वाजिद ज़िया साहब सरबराह हैं, कल ज़ाहिर असद उमर साहब भी आए, उनसे भी बातचीत की गई, उन्होंने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, आज वज़ीर पंजाब ने करवा दिया। लेकिन अब असल सवाल तो यही है कि क्या वाकई जो कैफरे किरदार हैं जिन्होंने तमाम तर काम किया है उनको सज़ा मिल पाएगी? क्योंकि अपोजिशन तो अभी भी ये कह रही है कि कुछ नहीं होना, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ज़रा आप भी क्लियर कर दें कि कितनी ज़्यादा हुकूमत भी संजीदा है कि जी हमने सिर्फ कहा नहीं है, हम करके भी दिखा देंगे। सुमैया रिजवान, मेरे ख्याल में आपने जो सवाल किया है बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन के अंदर आपने एक फ़िक्रा कहा कि माजी में ये नज़ीर नहीं मिलती कि यहाँ पर जो हुकूमतें होती थी, बल्कि वो तो ख़ुद ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशन का, टीटियों का एक रवाज था और लूट मार में सब लोग शामिल होते थे। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हो रहा है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बिगनिंग है कि आज हुकूमत ने ख़ुद नोटिस लिया, ख़ुद कमेटी बनाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और मैं समझता हूँ कि जो ये क्लाइमेक्स है, आपने कहानी का लफ्ज़ किया, ये सियासत का एक बहुत बड़ा मोड़ है। ये तहरीक इंसाफ का और प्राइम मिनिस्टर का भी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा टेस्ट है। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि जब एक इंक्वायरी का रिजल्ट अनाउंस होगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जिस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आप जानती हैं, मैं जानता हूँ, और अभी तक जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे, खा वो हमारी पार्टी के लोग, चाहे वो वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार ही क्यों ना हो, और खा दूसरी अगर वो भी मुलव्विस पाए गए तो वो भी व्हाटसोएवर। मैंने लफ्ज ये बोला है सुमैया, व्हाटसोएवर, उसमें खास सरदार प्राइम मिनिस्टर अगर कुछ ना करना होता, जैसे माजी में मिट्टी पाव और कट्टा पाव होता था, तो उसका नोटिस ही ना लेते। उन्होंने नोटिस लिया, कमेटी कायम की, और मुझे बताइए माजी में क्या ये होता था कि FIA के सामने चीफ मिनिस्टर पंजाब पेश हों या उनके सामने असद उमर साहब जैसे जो अहम लोग हैं तहरीक इंसाफ के, फेडरल मिनिस्टर हैं, कभी आपने सुना यहाँ पे जब अदालतें बुलाती थी वहाँ पे अदालतों पे हमले हो जाते थे? तो मैं आपको इसको यकीन दिलाता हूँ कि 15 मई को जो आपके रिपोर्टर कह रहे हैं कि रिपोर्ट पेश हो रही है, चूँकि 3 हफ्ते मांगे थे लास्ट कैबिनेट में, जो 15 मई को मेरे ख्याल में पूरे होंगे, या 14 को, डेफिनेटली इसमें मैं समझता हूँ बहुत ही ये अहम मोड़ है। बल्कि वो जिसे कहते हैं ना, बॉल D में पहुँच गई है। अच्छा, अब इस पे गोल होना है। अच्छा, और आप देखेंगे कि हाँ बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। गोल करेगा कौन? मैं उसकी वजह देखिए, हद हो गई है ना, गोल करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। देखिए बात यह है कि सुमैया, पाकिस्तान की तारीख क्या है? पाकिस्तान की तारीख यह है, जो जितने बड़े ओहदे पे है उतना ही वो अपने इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल करते हुए वहाँ लूट मार का बाजार गर्म होता है, उसके लिए कोई कानून नहीं होता है, बल्कि वो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो कानून को घर की लौंडी समझते हैं। और इस तरह इदारों के साथ खिलवाड़ किया गया
और जब ऊपर से आप समझें कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या प्रेसिडेंट ऑफिस से या बड़े हाईएस्ट ऑफिस से अगर करप्शन होगी, वहां तो पर बसरा साहब अभी भी क्या हो रहा है? अभी यही हो रहा है ना, आईपीपीएस के नाम पर 300-400 अरब रुपए की इतना माल बनाया गया। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में ही हो रहा है ना। हमें ईमानदारी पे कोई शक नहीं है, इमरान खान साहब जो है उनकी ईमानदारी पे हमें कोई शक नहीं है। जाहिर है वो वज़ीर-ए-आज़म हमारे ईमानदार हैं, लेकिन जो पीछे लोग बैठे हुए हैं वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं वो तो हमने देखना होगा ना। फिर सुमैया रिजवान सब फड़े जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आईपीपीएस का नोटिस किसने लिया है? हमारी हुकूमत ने लिया है। अगर कुछ ना करना होता तो इसका नोटिस भी ना लेते। अभी मेडिसिन वाला आपका मामला सामने आया है, किसने नोटिस लिया है? प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया है। अभी भी अगर ये चीनी और आटे का कुछ ना करना होता तो क्या जरूरत थी? वो कहते बस ठीक है जी हो गया। तो इसलिए वक्त जरूर लगेगा, जजा और सजा का अमल आपके सामने होगा। खा कितना भी बड़ा कोई पावरफुल होगा, खा बाजी में रहा हो खा अब हो, सब फड़े जाएंगे। चलें ठीक है, देख लेते हैं। अभी बीआरटी का भी कुछ ना हो सका, फिर हेलीकॉप्टर केस भी बंद हो गया। देख लेते हैं अब ये शुगर कमीशन जो है ये क्या कर लेता है, इसकी इंक्वायरी कैसी होती है। मुर्तज़ा आपके पास क्या खबर है? वाकई क्या मंजरनामा चाह रहा है ये साल जो है वो बड़ी खबरें होंगी, वाकई जो अपने ही बुरुज हैं उनको उलट दिया जाएगा, ऐसी कोई खबरें मौसूल हो रही हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। जो शुगर कमीशन की बात की जा रही है, जिसके ऊपर बसरा साहब कह रहे हैं कि सब फड़े जाएंगे, सबको जो है वो सज़ा जज़ा मिलेगी। शुगर कमीशन में सब्सिडी का सिर्फ मामला है जी। बात तो ये है कि 46 रुपये से 80 रुपये चीनी जिन लोगों ने की है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है या क्या कार्रवाई की जाएगी। 40 रुपीज़ प्लस चीनी का रेट बढ़ गया है, वो क्यों वापस नहीं किया गया? सब्सिडी का तो आप हिसाब कर लें, सब्सिडी 4 कमेटियों से होकर गुजरती है और 4 कमेटियां इसकी मंजूरी देती हैं। ईसीसी में जाती है, कैबिनेट में जाती है, फिर उसके बाद सूबे को भेजी जाती है, फिर वो जाके उसके ऊपर सब्सिडी जो है वो दी जाती है। सब्सिडी की बाबत भी अगर सवाल जवाब कर रहे हैं तो क्या आपसे सवाल है मेरा बसरा साहब, क्या आपने उस्मान बुज़दार साहब को उतारने का फैसला कर लिया है और क्या उनको चीनी आटा स्कैंडल का इल्ज़ाम देके उतारना है? आप जानते हैं कि उनको उतारने के लिए बहुत सारी कुव्वतें, बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं, तो उनको कुछ सेफ पैसेज दें अगर आपने ये देना है। ये सवाल तो मैंने उनसे किया, फिर तो एक और नया झगड़ा शुरू हो जाएगा। अगर वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार नहीं होंगे तो फिर इस कुर्सी के लिए झगड़ा शुरू हो जाएगा। फिर किसको खुश करेंगे, क्या करेंगे? ये तो बड़ा एक चैलेंज हो जाएगा। क्यों मुर्तज़ा? बिल्कुल, ये बड़ी अहमियत की बात है कि अगर आप 2-3 पेशियाँ करवाते हैं, फिर अभी पैरेलल आप ये देखें, अभी तो FIA का समझ नहीं आ रहा कि FIA ये तहकीकात कर रहा है। उससे पहले आप जानती हैं कि नैब ने कहा था कि हम इसकी तहकीकात करेंगे जी। नैब ने भी इसकी तहकीकात के लिए प्रेस रिलीज जारी किया हुआ है। अब वो कब बुलाएगा? वो आटा स्कैंडल करेगा, ये चीनी स्कैंडल करेंगे, FIA क्या काम करेगा, नैब क्या काम करेगा? अभी तो ये कन्फ्यूजन ही हमें समझ नहीं आ रही कि कौन से अदारे जो हैं वो किस काम के लिए हैं और वो क्या उसका रिजल्ट देंगे। दूसरी बात, जो सब्सिडी की बार बार बात की जा रही है, सब्सिडी एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है, सब्सिडी कभी इलीगल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता और इस इंस्ट्रूमेंट में बाकायदा पूरी कैबिनेट, पूरा जो अदारा है वो इन्वॉल्व होता है, वजारत ख़जाना इन्वॉल्व होती है। तो उसमें ये तो नहीं है कि जिन बंदों ने जितनी चीनी उन्होंने बाहर भेजी है और उतनी उनको सब्सिडी दी गई है तो उसमें तो कोई जुर्म नहीं होगा। असल चीज़ तो हमें तो सवाल ये मानना है आपके वज़ीर-ए-आज़म से, आपसे, आपकी पार्टी से पूछना अवाम के तौर पे हम ये चाहते हैं कि 46 रुपीज़ पर केजी चीनी जो है वो 80 रुपीज़ पर केजी पर पहुंच चुकी है। ये पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं? 40 रुपए पर केजी टनों के हिसाब से जो चीनी है वो अवाम इस्तेमाल कर रही है। तो ये जरा प्लीज बताएं जी। बसरा साहब जरा बताएं, ये चीनी की कीमतें कम नहीं हुई, क्रशिंग सीजन गुजार दिया गया, उसके बाद वो क्रशिंग शुरू हुई। आपका ताल्लुक पंजाब से है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वहाँ पर अगर सीजन के बाद क्रशिंग हो कितना नुकसान हो जाता है लोगों का, जिनको असल पैसा पहुँचना उनको पहुँचता नहीं, फिर आवाम जो है उनसे अलग लूट मार जारी है। इसका हिसाब कौन देगा? सुमैया रिजवान, जहाँ तक गुलाम मुर्तज़ा ने और आपने जो सवाल उठाए हैं, जो कन्फ्यूजन है मैं आपकी दूर कर देता हूँ। पहली बात तो ये बात ज़हन नशीं करें कि जो रिकमेंडेशंस आएंगी, FIA का जो कमीशन बना है उस पर प्राइम मिनिस्टर मनो अन अमल करेंगे। अच्छा। अब
वो जिस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, देखें ना, मैं फिर कह रहा हूँ कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस हर फेज से हो रही हैं। रेट क्यों बढ़ा, किसको फ़ायदा हुआ, माजी में अगर सब्सिडी दी गई तो क्यों दी गई, उससे किन किन लोगों ने, ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये सारी जो क्वेरीज हैं, खा वो चीनी हो खा वो आटा हो, उसके मुतल्लिक सारा एक जवाब कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट तैयार करनी है विद रिकमेंडेशन जो प्राइम मिनिस्टर साहब को जाएगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है हमें इसका थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, गुलाम मुर्तज़ा साहब ने ये कही कि चीफ मिनिस्टर साहब को हटाने का कोई मामला तो नहीं है। देखिए मैं आपको फिर अर्ज करूँ, बात यह है कि सवालात उठे, हमारी एक हुकूमत के दौरान ये वाक़या आया, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, उसके ऊपर कमीशन को बाइख्तियार किया गया कि आप मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट हैं, आप जिसको कॉल करना चाहें, जिसको बुलाना चाहें, लेकिन हमें हक़ाइक़ चाहिए कि कौन वो लोग जिम्मेदारान हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब को हटाने के लिए किया। देखिए मसला साहब, हमने जो देखा है ना 2 साल में, हम तो वो देख के सवाल करते हैं। बिल्कुल सही है, इंक्वायरी कमीशन बन गया, ये क्या कर लेगा हम भी देख लेंगे। अपोजिशन के खिलाफ आप लोगों ने कितनी बातें की, इलेक्शन से पहले कितनी बातें हुई, उसके बाद कितनी बातें हुई, अभी तक हो रही हैं। फिर नैब ने कितने रेफरेंसेस दाखिल कर लिए, ये भी हमने देख लिया, कितनी गिरफ्तारियां हुई, फिर उसके बाद कितनी जमानतें हुई। तो सवालिया निशान है, बहुत सारी चीज़ों पर सवालिया निशान है। तो जब सवालिया निशान है तो बस इस इंक्वायरी कमीशन पर भी सवालिया निशान है कि कौन कौन लोग हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं। क्या जहांगीर तनी के खिलाफ इंक्वायरी होगी, कार्रवाई होगी, इंक्वायरी तो हो रही है। क्या उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, अगर ये साबित हो गया तो क्या फिर वो नहीं रहेंगे? वो नहीं रहेंगे तो फिर कौन आएगा? इन सवालों के जवाब कौन देगा, ये बताया मुझे। सब आपको इन सवालों के जवाब जब रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश होगी तो सब सवाल आपको मिलेंगे। अगर कुछ ना करना होता तो कोई, मैं फिर कह रहा हूँ, कट्टा पाओ मिट्टी पाओ, माजी में ये कहा जाता था, मुझे अभी याद है कि मियाँ साहब ने एक दफ़ा फरमाया था, क्या ज़रूरत है कमेटियों बनाने की, क्या इंक्वायरियाँ करने की ज़रूरत है, एक पिंडोरा बॉक्स खुल जाता है। आपके सवालात सब वैलिड हैं, सब जेन्युइन हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनके लिए हमें रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। अच्छा। और आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर माजी में कभी ऐसे नहीं हुआ कि अपनी हुकूमत के दौरान इंक्वायरियाँ कराई गई हों, वहाँ पर कमीशन को बाख्तियार किया गया हो, वहाँ पर एक सूबे का, सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला पेश हो रहा हो, वरना तो ये कहा जाता था ये कौन होते हैं हमें बुलाने वाले, 5 बुग़्ज़ के मारे हुए जज, यहाँ पे सुप्रीम कोर्टों पे हमला होता था, यहाँ पर सारा कुछ अंदरों अंदर ख़त्म हो जाता था, किसी को पता भी नहीं चलता था। और दूसरी बात सुमैया, मैं आपको अर्ज़ करूँ, आपने जो सवालात उठाए हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आए हुए 2 साल हुए हैं, यहाँ पर 70 साल से अमरीत थी या दोनों पार्टियाँ थीं, एक पाकिस्तान में कोई कानून नाम की चीज़ नहीं। आज भी मैं समझता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हर जगह पर माफियाज बैठे हुए हैं, हर जगह पे कार्टेल्स हैं। आप जब कार्टेल्स को तोड़ते हैं, जब माफियाज के खिलाफ जंग लड़ते हैं, तो फिर आपको ये कोई मामूली काम नहीं है। आप किसी ये माफिया का लफ्ज ना बहुत हो गया। ये बीआरटी का जो मामला है, इस पर आप लोगों ने क्या किया? स्टे ऑर्डर ले लिया, हेलीकॉप्टर केस को बंद करवा दिया। अगर ऐसे ही अपने लोगों के खिलाफ केसेस खोलें तो फिर खोलें, तहकीकात होने दें, दूध का दूध पानी का पानी होने दें। नहीं सुमैया यहाँ पे मैं, अच्छा आप राब्ता शायद, जी जी जी, जब अलीम खान साहब, आवाज आपकी कट गई है, जरा दोबारा दोहरा दीजिएगा। बस अब राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। खैर हम कोशिश करते हैं राब्ता बहाल हो, ताकि उनकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुर्तज़ा सवाल देखें, बार बार हम तो सवाल करेंगे, जब हम बीआरटी वाला मामला देखते हैं तो वो अटका हुआ है, जब हम हेलीकॉप्टर केस देखते हैं, इसके अलावा और बहुत सारे केसेस हैं, उन पर हुकूमत ने क्या किया? आज भी शहजाद अकबर साहब बात कर रहे हैं तो शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, अपनी बात क्यों नहीं करते? एहतसाब का अमल सिर्फ अपोजिशन के लिए क्यों है? देखिए ये इसी तरह से ही होता रहा है। यहाँ पे भी ये भी उसी तरह की हुकूमत है जैसे पहले सियासी हुकूमतें होती थी। इस हुकूमत में कोई नई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें हम ये कह सकें कि जी बहुत इनकलाबी गवर्नमेंट है। जिस तरह की हुकूमतें पहले सियासी बनती रही हैं, ये भी उस तरह की सियासी हुकूमत है। अभी देखना ये होगा कि चले इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने में चंद दिन है, 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि क्या हमें 46 रुपीज़ पर केजी पे चीनी वापस करके दी जाएगी, क्योंकि ना तो गन्ने का रेट बढ़ा, ना बिजली का रेट बढ़ा, ना किसी और चीज़ की किल्लत हुई। यहाँ पे किसानों को 190 रुपये पर मन जो है वो रेट दिया गया, और उसके बाद वही मुलाजमतें, वही तमाम शुगर मिल्स
अगर ये तमाम चीज़ें इसी तरह से हुई हैं तो चीनी का रेट क्यों बढ़ गया? बस साहब आप जवाब दे दें हम, ताकि ब्रेक पर चली जाऊं। ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है जिसकी बार बार जी मुर्तजा प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। 46 रुपीज़ पर केजी जो है वो अगर हमें उधर लेके जाएं। और दूसरी बात की जा रही है कि जी उस्मान बुज़दार साहब पेश हुए। अरे भाई, आपके सामने मियां नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म पेश होते रहे, उनके भाई बतौर वज़ीर आला, इसी जो कमीशन था इन्हीं की सरबराही में था वाजिद ज़िया साहब, वो पेश होते रहे। तो मिसालें पहले इस तरह की बहुत सारी मौजूद हैं और अदालतों में वज़ीर आज़म पेश होते रहे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पेश हुए अदालत में, उनको वहां से नाअहल करा। लेकिन अब आप बिल्कुल सही, ये होता रहा, लेकिन अब आपने क्या करना है? आप तो तहरीक इंसाफ की, आप कितना इंसाफ करते हैं? आप वाकई, आप कहते हैं ना करप्शन फ्री पाकिस्तान, तो वाकई करप्शन फ्री पाकिस्तान कैसे करते हैं? अभी तक तो हमें सिर्फ दावे ही दावे नजर आ रहे। खैर, ब्रेक लेंगे, ब्रेक में वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे जो लॉकडाउन में नरमी की गई है और हमारी आवाम जो है, ऐसा लग रहा है हमारी आवाम को खुली छूट मिल गई और उनको लग रहा है कि बस अब सिर्फ और सिर्फ आपने जो SOP है उसकी खिलाफ वर्जी करनी है। क्या हो रहा है पूरे मुल्क में, इस हवाले से आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। जरा बात कर लें, लॉकडाउन में नरमी की गई, पाकिस्तान भर की मार्केट्स खोल दी गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि आवाम का एक सैलाब उमड़ आया। ना कोई SOP, ना कोई कोरोना के हवाले सोशल डिस्टेंसिंग, ना कोई मास्क, ना कोई सैनिटाइजर। मैं खुद कई मार्केट्स का विजिट कर आई और मैंने ये देखा कि वहाँ पर किसी किस्म की किसी भी SOP का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सनत पंजाब मियाँ असलम इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। ये पंजाब हो या सिंध हो या बलूचिस्तान, मार्केट्स तो खुल गई, लेकिन यहाँ पर SOP पर कहीं मैंने अमल नहीं देखा। इतना रश है कि समझ नहीं आ रहा कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगी। हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? जो मेरी मीटिंग ताजर की मुख्तलिफ तंजीमों के साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर हुई, उसके अंदर ये तय पाया कि हम जो हुकूमत पंजाब की तरफ से जो SOPs हैं उनके अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। सही इसलिए क्योंकि जो ताजर, जो प्रेसिडेंट थे, जनरल सेक्रेटरी थे और इनके मुख्तलिफ ओहदेदारान थे जिनके साथ मेरी वक्तन फ़ौक्तन लॉकडाउन के दौरान मुलाकातें होती रहीं, और उन्होंने इस यकीन दहानी के साथ कि तमाम मामला जो हैं वो हम खुद करेंगे, हम बाजार के मामला को देखेंगे और फिर उसका ये है कि हम यकीनी इस अमर को करेंगे कि लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल। आज मैं बाजारों में खुद गया हूँ। मैं अनारकली बाजार में खुद मैंने विजिट किया है, काफी देर उधर मैंने विजिट करता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने विजिट किया इधर इचरा बाजार में विजिट किया, लेकिन देखकर इंतहाई अफसोस हुआ कि दुकानदारों ने तो अपने SOPs को जिन्होंने फॉलो करना था उन्होंने तो किसी हद तक, जो बड़े दुकानदार थे वो तो देखने में है कि 10-15% जो बड़े दुकानदार है उन्होंने SOPs के ऊपर अमल किया, उन्होंने सैनिटाइजर भी रखे हुए, उन्होंने मास्क भी रखे हुए, उन्होंने उनके वो भी पहने हुए, लेकिन हमारे एक SOPs थे उनके ऊपर अमल नहीं किया गया। वो SOPs क्या है? नंबर 1 के बाजारों के अंदर जो है छोटी उम्र के बच्चे और बच्चियां जो है वो नहीं जाएंगे बाजारों के। सही बात है। नंबर 2 ये है कि जब वो एंटर हो रहे होंगे एंट्री पॉइंट से, तो उनको मास्क जो है वो वहाँ के जो ट्रेडर्स यूनियन की एसोसिएशन है वो उनको मुहैया करेगी ताकि तमाम मास्क लगा कर जाएं। अगली बात ये है कि जो दुकानदार हैं उन्होंने भी मास्क लगा के अपने उनको डील करना है। बिल्कुल। फिर उससे अगली बात SOPs की ये थी कि जो इंक्रोचमेंट है मार्केटों के अंदर, गुजरने की जगह नहीं होती और मसले मसाइल होते हैं, लोगों ने अपनी जो फुटपाथ है, फुटपाथ के आगे सड़क है, सड़क के आगे फिर एक सड़क है, यानी कि 40 फुट की सड़क है, दरमियान में 10 फुट रह जाता है, तो और 15-15 फुट दोनों साइड की जगह जो है वो सारी पथारे लगा लेते हैं। तो वो भी उनके साथ तय हुआ। उन्होंने कहा जी हम इंक्रोचमेंट भी खत्म करवाएंगे। फिर ये था कि हुकूमत पंजाब की तरफ से हम इनकी पूल टेस्टिंग करवाएंगे। अच्छा। दुकानों के अंदर जो स्टाफ लोगों को डील कर रहा है, कोरोना के टेस्ट जो है वो हम कोशिश करेंगे वो भी हो, और जो कस्टमर आ रहे हैं वो भी उनका भी टेस्ट जो है उसको भी यकीनी बनाया जाए। पूल टेस्टिंग तमाम की हम नहीं कर सकते, लेकिन रैंडमली एक बाजार में करें। अनारकली बहुत बड़ा बाजार है, उसके साथ इसकी कई मुल्हिका मार्केटें हैं, बहुत ज्यादा मार्केटें हैं। अनारकली एक है लेकिन बाकी मार्केटों का मुख्तलिफ नाम है। उन मार्केटों में कभी एक जगह से कभी एक जगह, ताकि हमें पता चले कि लाहौर का जो है जो पब्लिक घरों में बैठी हुई है वो घरों से बाहर निकली है,
तो जब बाजारों के अंदर आई है तो क्या लोकल ट्रांसमिशन के जरिए तो मामला खराब नहीं हो रहे कि जिसकी वजह से। तो मियां साहब आज हमने देखा कि कराची में कुछ मार्केट सील की गई, इस तरह की खबरें हैं कि पंजाब में भी कुछ मार्केटों को सील किया जा रहा है। कौन कौन सी मार्केट्स हैं बंद कर दी जाएंगी जिन पे SOP की खिलाफ वर्जी होगी? देखें, जो मार्केट है मैं खुद विजिट कर रहा हूँ उसके मुताबिक करूंगा, और इंतजामिया के साथ मुतलका जो हमारा CO हेल्थ भी उधर थे, DC भी उधर थे, कॉरपोरेशन का जो CO हैं वो भी उधर थे, तमाम स्टाफ के साथ मैंने उधर विजिट किया। विजिट करने के बाद अब कमेटी को कुछ डायरेक्शन दे दी गई है। अच्छा। अब इसको तरावी के टाइम तक, तरावी के बाद तक हम कुछ फाइनल कर लेंगे और फिर उसके मुताबिक जिन्होंने खिलाफवर्जी की है उस खिलाफवर्जी के तौर पर, क्योंकि एक दफा कल वार्निंग की गई, आज कुछ प्रैक्टिकली फिजिकली जाके मैंने चेक किया, लेकिन जो अमल दरामद नहीं कर रहे पर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं रह जाता कि हम उनको बंद कर दें, हम उनका लॉकडाउन कर दें, उनको और उनको इजाजत मजीद ना दें। अच्छा मियां साहब, मैं चाहूँगी हमारे साथ आप रहिए, क्योंकि आपने जिन मार्केट से जिक्र किया है ज़ाहिर वो बहुत बिजी मार्केट्स हैं, क्यों वहाँ पर ये तमाम तरह SOP पर अमल नहीं करवा रहे हैं ताजर रहनुमा हमारे अजमल बलोच साहब? अजमल साहब, अभी आपने मियां साहब की बात सुनी, हमारे साथ ही वो मौजूद हैं। ये जो मार्केट जिसमें आपने यकीन दहानी हुकूमत को करवाई थी कि हम तमाम SOP पर अमल करवाएंगे, किसी किस्म की कोई SOP पर अमल आप लोग नहीं करवा रहे, तो फिर क्या आप लोग ये चाह रहे हैं कि दोबारा से मार्केट बंद हो जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मियां इकबाल साहब से, अमल साहब से मेरी ये नाराजगी है और मुझे दुख है कि ये वजीर हैं, अल्लाह करे ये फिर भी वजीर बने। ताजरों के बारे में इनकी कल गुफ्तगू बड़ी सख्त थी जिसका हमें अफसोस है। अजमल साहब, ये बात हम बाद में करेंगे, आज SOP की बात करते हैं। अपनी नाराजगी आप बाद में कर लीजिएगा। जी SOP की जो बात है उसमें देखिए, हम पिछले 15 दिन से चिल्ला रहे हैं कि इस SOP में ये इजाफा करें कि बच्चा, खातून और बुजुर्ग दुकान में ना आए, मार्केट में न जाए। ये हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे पिछले 15 दिन। चाहिए था कि इस पर पाबंदी लगा देते तो आज मार्केटों में ये हालत ना होती। दूसरी बात यह है, हम इनसे एक और गुजारिश कर रहे थे कि अगर आप लोग 24 घंटे के लिए खोल दें तो फिर कोई रश नहीं होगा। हमारा तजर्बा रहा है पिछले अतवार में कि जब दुकान 24 घंटे के लिए रश कैसे नहीं होगा अजमल साहब? ईद का मौका है, लोग बाजारों में निकलेंगे, रश तो होगा। आपने SOP कितनी फॉलो करी है पहले तो आप मुझे ये बताइए। क्या मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, आपके लोग खड़े हैं बाहर? मैं इस वक्त इस्लामाबाद में बैठा हूँ, यहाँ पे उस मार्केट में बैठा हूँ जहाँ एक दुकान सील कर दी गई है। अच्छा। हमने नहीं कहा है कि इसको क्यों सील कर दी जाए। अच्छा। हमने कहा है कि इसने अमल दरामद करना था, इसको मतलब हमने वहाँ कोई झगड़ा नहीं किया है। अच्छा। बात यह है कि हम SOP पे कोशिश कर रहे हैं, हम खुद मार्केटों में फिर रहे हैं। जैसे अभी असलम इकबाल साहब कह रहे थे, ये खुद भी मार्केटों में गए, दुकानदार SOP पे कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि बच्चा भी आ रहा है, खातून भी आ रही है और एक एक खानदान के 10-10 लोग आ रहे हैं। तो हुकूमत आज भी मेहरबानी करे कि ये पाबंदी लगा दे कि दुकानों पे बच्चा, खातून और बुजुर्ग नहीं जाए। तो पाबंदी तो आप लगाएंगे ना, हुकूमत कैसे लगाएगी पाबंदी? आप ना आने दें दुकान पे। हम कैसे गाहक को सोटी लेके कह सकते हैं कि तुम रुक जाओ हमारी? आप अपने वहाँ पे लोग खड़े करें बाहर, जो लोगों को ये सर आप लोग खड़े करें ना बाहर, आपकी दुकान के बाहर लोग खड़े होने चाहिए आपके। हर दुकान के बाहर एक बंदा तो खड़ा है जो सैनिटाइजर लेके खड़ा है, जो अंदर जाने वाले को सैनिटाइजर पेश करता है। ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम छोटी सी मेरी सुन ले। बात यह है कि देखिए, मेहरबानी ये करें कि एक टाइगर फोर्स बनाई हुई है, इस वक्त वो फारिग है, उनको मोटिवेट करके उन चंद दुकान, हर मार्केट में चंद दुकानें हैं जो बच्चों के कपड़े रखते हैं, जो जूतियां रखते हैं। पॉइंट आ गया। मैं मियां साहब से बात कर रही थी, टाइगर फोर्स में से आप चाहते हैं कि मदद आपको मिले, आप हमारे साथ रहिए। मियां साहब, ये आपने सुना अजमल बलोच साहब आपसे नाराज क्यों है, इसकी वजह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं, क्या आपको समझ आ रही है इनकी बात? टाइगर फोर्स की मदद भी मांग रहे हैं, फिर कहते हैं कि बच्चों को और खवातीन जो बूढ़े अफराद हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको हुकूमत रोक ले। क्या आप ये ऐसा कर सकते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि जहाँ तक 24 घंटे दुकानें खोलने का ताल्लुक है, ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा कि जो सनसेट के बाद भी कारोबार करता है। ताजर अपनी मर्जी से दुकानें खोलते हैं, अपनी मर्जी से बंद करते हैं। क्या दूसरे हमें मसाले दी जाती हैं कि क्या किसी दुनिया के मुल्क में ऐसा होता है कि आपने ऐसा कर दिया है? तो क्या मैं इनसे पूछ सकता हूँ कि दुनिया के किसी मुल्क में ऐसे होता है कि 24 घंटे दुकानें खोली जाती हैं? सही बात। या जहाँ पर कोरोना आया, कोरोना पाकिस्तान में तो अकेला नहीं आया, कोरोना तो पूरी दुनिया के अंदर है, तो पूरी दुनिया के अंदर मार्केट है 24 घंटे खुली हुई है। क्या ऐसा हो रहा है?
एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जब इंक्रोचमेंट के हवाले से ये इंतजामिया के साथ बैठ के जब मार्केट के अंदर इंक्रोचमेंट होती है तो ये किसी को अंदर नहीं आने देती इंतजामिया से मरा ट्रेड यूनियन। तो अब अगर जहां से एंट्री पॉइंट है वहां पे एंट्री पॉइंट पे मैंने अपनी जो हमारी जो टाइगर फोर्स है बिल्कुल उसकी जिम्मेदारियां लगाई हैं, प्राइस कंट्रोल पे भी लगाई हैं, इस पे भी बाजारों के अंदर हम उनकी जिम्मेदारियां लगा रहे हैं। लेकिन ताजर तंजीमों ने जो अपने गार्ड्स रखे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड, उन सिक्योरिटी गार्ड को एंट्री पॉइंट के ऊपर रखें। जो खातून बच्चों के साथ आए, दूसरों के साथ आए, उन्हें इजाजत ना दें। नंबर एक बात, वहां पर उनको मास्क दिया जाए और अच्छे तरीके से तमाम चीजों को किया जाए। इसमें क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। और जो दुकानदार ऐसा नहीं करेगा उसके साथ क्या कार्रवाई होगी ये भी बता दें मियां साहब। उसकी दुकान बंद कर दी जाएगी। आज आप देख लेंगे, रात को जो फैसला होगा सबके सामने आ जाएगा। तो यानी कि ये जो मार्केट जिनके आपने आज फिजिकली विजिट किया है, हो सकता है कि ये फैसला आप कर लें कि इनको बंद कर दिया जाए, ऐसा ही है मियां साहब? बिल्कुल ऐसा ही है जी। अजमल बलोच साहब, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? ये मार्केट जिनको आपने बड़ी मुश्किलों से खुलवाया है, ये फिर बंद करवा देंगे? मियां असलम साहब हमारे भाई हैं, लेकिन इनका ये कहना दुरुस्त नहीं है कि दुनिया में क्या होता है। इन हालात में जो कुछ होता है, इन हालात के मुताबिक हमने करना है। इससे पहले देखें, सऊदी अरब में सारी रात दुकानें खुली रहती हैं। रमजान के महीने में दिन में वो कहते हैं 100 लोगों को सारी रात। सऊदी अरब में कहाँ खुली रहती है रात भर दुकानें? जी सऊदी अरब में रमजान के महीने में, मैं पिछली बात कर रहा हूँ, इन्होंने मिसाल दी है, मैं अब की मिसाल दे रहा हूँ कि इन हालात के अंदर वहाँ तो कर्फ्यू नाफिज हो गया सऊदी अरब में कोरोना की वजह से। देखिए, मैं जो बात करने में बात की कि कहाँ दुनिया में ऐसा होता है। दुनिया में ऐसा होता है कि रमजान के महीने में कई ममालिक रात को दुकानें खोलते हैं। अच्छा। इन हालात के अंदर देखिए, अगर आपने रश पे कंट्रोल करना है, देखिए मुझे जब पता होगा दुकान 2 बजे तक खुली है तो मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा। इस तरह जब 4 घंटे हो गए टोटल, लोग 11 बजे उठते हैं, 4 बजे दुकानें बंद। अजमल साहब, मैं बताती हूँ आपको क्या होगा, क्योंकि देखिए मैं खातून हूँ ना, खवातीन ज्यादा शॉपिंग करती हैं। लोग पूरा दिन सोते रहेंगे, आराम से उठेंगे, इफ्तार के बाद जाएंगे और फिर रश होगा। फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए ऐसा नहीं होगा। ये करके देख ले, 2 दिन करके देख ले, 2 दिन करके देख ले, अगर नहीं हुआ तो वापस ले आए। चले, आज फैसला वैसे हो भी जाएगा अगर आप लोग SOP पे अमल नहीं करेंगे तो। मियां असलम साहब कह चुके हैं। जी मियां साहब, अजमल साहब मुझे बिल्कुल थोड़ा सा टाइम दें। मियां असलम साहब कुछ कह रहे हैं। जी मैंने एक अर्ज करनी है, मैंने आपसे एक अर्ज करनी है। ये कह रहे हैं कि सारी रात मार्केट खोल दें ताकि जिस खातून ने या मर्द ने या फैमिली ने एक मार्केट फिरनी है, वो लाहौर की 10 मार्केट है सारा दिन फिरता है, ताकि जितनी कि उसने ट्रांसमिशन लोगों में करनी है वो हो जाए। सही बात। ये चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल ही आंखें बंद करके बैठ जाएं और ये जो मर्जी करें। उसके बाद जब हालात बिगड़े तो ये हुकूमत को कहें कि जनाब ये आपका किया दर है, यानी कि ये आपने किया है। यानी कि हम अब प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं SOPs पे, ये SOPs के अमल की तरफ नहीं आ रहे। ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि दुकानें खोल दे, रात सारी खोल दे। अगर दिन जो है 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का भी हो जाए, इन्होंने वो भी डिमांड करनी है कि 48 घंटे कर दिए जाए। आप इनसे ये बात करें कि आपने SOP मान के उठ के क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किए, बात इस तरफ लेकर आए। मैं इनसे ये चाहता हूँ कि ये हम कोई कारोबार दुश्मन नहीं है, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमने कारोबार को खोला है। मेरे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का मुईशत को चलाने के हवाले से उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। उन्होंने एक तरफ सबकी मुखालफतें रखते हुए दुकानों को खोलने की जो है वो कंसेंसस तमाम सूबों के दरमियान करवाया है। तो फिर इनकी भी एक जिम्मेदार शहरी और जिम्मेदार ताजर होने के नाते इनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। इन्होंने भी इम्प्लीमेंट करवाना है, इन्होंने भी चीजों को देखना है। तो अजमल साहब, मैं अजमल साहब से आपकी ही बात करूंगी। अजमल साहब, चंद पैसों की खातिर आप लोगों की जिंदगी दांव पर कैसे लगवा सकते हैं? आपके अपने भी एम्प्लॉयज हैं, ट्रांसमिशन होगी लोकली, तो कैसे करेंगे अगर SOP नहीं होगी तो? देखिए बात यह है कि नादरा के दफ्तर में तो कोई दुकानदार नहीं बैठा है। नादरा के दफ्तर में कोई दुकान नहीं। सर आप पहले अपनी SOP पर आ जाएं, आप छोड़ दें नादरा को। आप इस बात पर तो आ ही नहीं रहे ना कि आप SOP पर अमल करवाएंगे। मैं आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी उनकी बात का जवाब जरूर देना है कि नादरा का दफ्तर जो है उसमें तो दुकान नहीं है, वहाँ क्यों रश है?
मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा 12-12 हज़ार रुपए आपने लोगों को दिए, भेड़ बकरियों की तरह लोगों को इकट्ठा करके दिया है। वहाँ कोई दुकानदार तो नहीं था। प्रॉब्लम ये है कि हमारा एहसास करें, हम इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी से बिल्कुल इस मुश्किलात में चले गए थे। हर दुकान, इनको पता है कि दुकानदार के पास माल। अजमल साहब, आपकी बात से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हैं जो सब ने किया वो हम भी करेंगे, हम भी कोरोना फैलाने के जिम्मेदार होंगे। फिर आपसे ही पूछेंगे लोग कि अगर इतने मरीज आ गए हैं खुदा ना खास्ता और डेथ हो गई है तो आप हैं जिम्मेदार। फिर जो जिम्मेदारी मेरी है, जो जिम्मेदारी ताजर की है, वो ताजर कर रहे हैं, ये खुद मान रहे हैं। अभी दुकानों पर विजिट किया इन्होंने, दुकानदार कर रहा है SOP पे, लेकिन जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही है। मैं कहना चाह रहा था कि नादरा के दफ्तर में गवर्नमेंट क्यों नहीं नजर आ रही है? ठीक है, पैसे बांटते हैं वहाँ के, तो गवर्नमेंट को चाहिए मेहरबानी करे हमारे साथ, मतलब इस तरह का रवैया में रखे, हमारा साथ दे। चले मैं आखिरी टेक में ले लूं मियां असलम इकबाल का। भूख को भी रोकना है हमने। बिल्कुल सही, जाहिर है यही तो वज़ीर आज़म चाहते हैं। आज़म साहब का बहुत शुक्रिया कि वो हमारी बात कर रहे हैं, उनको हमारा एहसास है, लेकिन नीचे मुलाजिम को हमारा शायद एहसास नहीं है। मियां असलम इकबाल साहब, थोड़ी मदद ताजरों की भी करें, शायद वो इस तरह नहीं कर पा रहे। देखें, गुजारिश सुने, ये इनका गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है ये ताजरों को मुश्किल में डालेगा। ये मैं आपको बात कह रहा हूँ, ये इनका गैर, बजाय इसके कि ये कहें कि हम मुतलका डिपार्टमेंट के साथ मिलके SOPs के ऊपर अमल करते हैं, अपनी ताजर तंजीमों को भी साथ लेकर बैठते हैं और अमल दरामद करवाते हैं, क्योंकि उनके लाजमी का। मेरी अर्ज सुन लें जी, मेरी अर्ज सुन लें। आपको हुकूमत नजर नहीं ना आ रही? आपको हुकूमत नजर आएगी, आज से भी नजर आएगी, कल से भी नजर आएगी, आपको बिल्कुल हुकूमत नजर आएगी। ठीक है, फिर आप कहेंगे हुकूमत बहुत ज्यादा नजर आ रही है, आपको इंशाल्लाह ताला नजर आएगी। ठीक है, लेकिन बस मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहूंगी, आप हमारे साथ में खड़े हो रहे हैं। मैं भी यही कहना चाहूंगी, अजमल बलोच साहब, मियां असलम इकबाल साहब, ज़ाहिर ताजरों का ख्याल हुकूमत ने करना है और हुकूमत का भी ख्याल ताजरों ने करना है और आवाम का भी करना है। तो आप दोनों ने मिलकर चलना है। SOP पर अजमल बलोच साहब आप अमल करवाएं और मियां असलम इकबाल साहब आप इनकी मदद करें ताकि SOP पर अमल करवा सकें। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। ये किए कि जो तमाम तर सूरत हाल है उसमें मिल के चलें, किसी भी किस्म की हमने यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, हमने कोरोना से बचाना है और ख़ुद भी बचना है। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। शौकत बसर साहब आपका बहुत शुक्रिया, गुलाम मुर्तज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बस जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी, बाज़ारों में ज़रूर जाइए लेकिन ख्याल रखिए क्योंकि ये कारोबार फिर होता रहेगा। आपकी सेहत इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।